वर्किंग कैपिटल, ये सारे हेडिंग जो है ना एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन के रूप में आएंगे। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल को क्या क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो फर्स्ट इज मेंटेनिंग एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल और दूसरा है फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो आज हमारा ये दो मुद्दा अभी डिस्कशन के कगार पे चल रहा है, ठीक है। एक एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल क्या होना चाहिए और उसकी फाइनेंसिंग कैसे होनी चाहिए। तो फ्रॉम द पॉइंट ए अबव, अ फाइनेंस मैनेजर नीड्स टू प्लान एंड कंप्यूट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द बिजनेस। तो जो भी बिजनेसमैन होता है वो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर अपना वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करता है। क्यों करते हैं? ताकि फंड रेज कर सकें। बिजनेस तुमने स्टार्ट कर दिया और तुमको पता ही नहीं कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा, तो तुम फंड्स कैसे रेज करोगे और कितना रेज करोगे और कहां से रेज करोगे? बोलो यस और नो। तो जैसे उन्होंने एक छोटा सा डायग्राम दिया है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है। कितना कैश लगेगा, कितने इन्वेंट्री रखने पड़ेंगे आपको, रिसीवेबल कितना होगा, शॉर्ट टर्म मेरे पास फाइनेंसिंग ऑप्शंस क्या क्या हैं, बिजनेस का नेचर क्या है, मार्केट एंड डिमांड कंडीशन क्या है, टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या है, फर्म की एफिशिएंसी कैसी है और प्राइस लेवल क्या है। प्राइस बढ़ेगा तो इन्वेंट्री का भाव बढ़ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगी आपको। तो आपको जनरल इन्फ्लेशन भी देखते रहना है। इन्फ्लेशन हाई तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी हाई हो जाएगी, क्योंकि फिर जो भी आपका मटेरियल है वो महंगा हो जाएगा। यस और नो। इसलिए न्यूज़पेपर में इन्फ्लेशन के बारे में कुछ ना कुछ न्यूज़ चालू रहती है, बिकॉज पूरी कंपनी इंडिया में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है उससे, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इन्वेंट्री रखते हो तो इन्वेंट्री का कॉस्ट बढ़ गया। कैश, एक तो आपको क्या करना है, प्लान करना है कि मेरा डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए हमें कितना कैश होल्ड करना चाहिए। एक हमारा अलग से चैप्टर है कैश मैनेजमेंट, जहां पर इसके बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी। एक अलग टॉपिक है कैश कितना होना चाहिए। तो कैश इतना होना चाहिए कि आपका डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप मीट कर सके। बहुत ज्यादा कैश भी नहीं रख सकते हैं। बहुत ज्यादा क्यों? बहुत ज्यादा कैश रखेंगे तो आपका फंड जो है वो अनप्रोडक्टिव एसेट में ब्लॉक हो गया, बिकॉज कैश से कुछ जनरेट नहीं होता, कैश से इंटरेस्ट जनरेट भी नहीं होता है। या आपने मान लो करंट अकाउंट में भी पैसा रखा है कि कभी भी कुछ भी पेमेंट करना रहा मैं तुरंत कर सकता हूं, लेकिन करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इज इट राइट? तो बहुत ज्यादा कैश भी नहीं रखना है। सेकेंड इज यू हैव टू मेंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। वापस ये जो आपका एक चैप्टर है मटेरियल करके कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग सिलेबस में, वहां पर आपको बहुत सारे मटेरियल मैनेजमेंट टेक्निक सिखाए जाते हैं, जैसे ABC एनालिसिस, EOQ, जस्ट इन टाइम, LIFO, FIFO, वेटेड एवरेज, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी, डेंजर क्वांटिटी, ये सब सिखाया गया आपको। इसीलिए सिखाया गया, बिजनेस के लिए बहुत काम का है कि मिनिमम आपको रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए। जैसे ही वहां तक इन्वेंट्री पहुंचे, ऑर्डर प्लेस्ड, उसके नीचे गया तो रिस्क है, प्रोडक्शन रुक सकता है। तो गुड न्यूज इसकी आपको FM में ये सब वापस दोबारा नहीं पढ़ना है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत कंपनीज का काम रुक गया पिछले सालों में। एक तो ये कोरोना की वजह से जो उनकी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि रॉ मटेरियल आता है चाइना से, यूरोप से, बंद हो रखा है, काम अटक गया। ओके, इसलिए कंपनीज को फॉलो करना जस्ट इन टाइम, EOQ, ये सब टेक्निक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। तीसरा है रिसीवेबल, उसके लिए भी हमारा अलग चैप्टर है, रिसीवेबल मैनेजमेंट। ये सब फिलहाल यहाँ पे टच एंड गो फील दिया गया है,
डिटेल में अलग अलग चैप्टर है। बिजनेस करेंगे तो रिसीवेबल जनरेट होंगे इन अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। मोनोपोली है तो बात अलग, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में है तो यू विल हैव डेटर्स। डेटर होना अच्छी बात है, आपका सेल्स बढ़ रहा है, लेकिन डेटर में एक बहुत बड़ा रिस्क है ना कि आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रहा है, आपको बैड डेट का भी रिस्क है। इन्वेंट्री तो कम से कम मेरे पास है, डेटर में तो इन्वेंट्री भी निकल गया मेरे हाथ से, तो बैड डेट का भी रिस्क है, पैसे ही नहीं मिलेंगे। उसके पीछे आपको एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगता है, फॉलोअप कॉस्ट लगता है, कलेक्शन कॉस्ट लगता है। तो डेटर को भी आपको ढंग से मैनेज करना है। उसके लिए आगे डिटेल में चर्चा होगी, कमिंग सून। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कहाँ से करना है, ये भी हमें डिसाइड करना, वो भी एक टॉपिक आपके सिलेबस में। फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट, बिजनेस के लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फाइनेंस का भी एक कॉस्ट होता है। देयर इज अ कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फाइनेंस। बैंक लोन हो, ओवरड्राफ्ट हो, कैश क्रेडिट हो, इवन सप्लायर से आप क्रेडिट लेते हो तो उसकी एक कॉस्ट होती है। तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो हम लोग एक अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, पॉइंट्स आर बीइंग रिपीटेड। फॉर एग्जांपल अभी रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल उन्होंने थोड़ी देर पहले दिया ही था, फिर आ गया। रेस्टोरेंट के बिजनेस में आपका डेटर्स नहीं होता है, खाना खाओ, पैसे दो, निकलो। लेकिन उनके लिए अच्छी बात है, उनके लिए क्या उधार नहीं रहता है, साथ साथ कैश जनरेशन चालू रहता है। फिनिश गुड्स रखना नहीं पड़ता उनको, फिनिश गुड्स रखना नहीं है, कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं, खेल खत्म। तो उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो सकता है। लेकिन आप किसी फार्मेसी में जाइए, पूरा दुनिया भर की बीमारी को पहले वो इमेजिन करता है कि क्या क्या हो सकता है कि नहीं। पूरा नीचे से लेकर ऊपर वो जो वॉल रहती है वहां तक वो काउंटर बना के रखे रहते हैं, सीढ़ियां लगा के रखे रहते हैं। तो उसके बाद और तो और उसके अंदर एक मेजनाइन फ्लोर भी बनाते हैं, उसके अंदर घुस के ऊपर से आगे निकाल के लेकर आते हैं, एक एक इंच यूज करते हैं शॉप में। इतनी बीमारियां, इतनी दवाइयां, उसमें भी इतने सारे वैरायटी, हर कंपनी का ब्रांड रखना पड़ता है उनको। वो जस्ट इन टाइम फॉलो कर ही नहीं सकते, पेशेंट ही मर जाएगा, ठीक है। जीआईटी फॉलो करेंगे उनके केस में। तो बुक स्टोर में जाओ, दुनिया भर की किताबें बेचने के लिए लगा रखे रहते हैं। ग्राहक बोलेगा मेरे को लियो टॉल्स्टॉय की बुक चाहिए, तुम बोलना रुक जाओ, पहले इंपोर्ट करेंगे रशिया से, उसके बाद देंगे तुमको। तो वहां पे स्टॉक ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में स्टॉक ज्यादा होता है, सर्विस इंडस्ट्री में यूनिट कम होता है, डिमांड सॉरी इन्वेंट्री। फिर नेक्स्ट है मार्केट एंड डिमांड कंडीशन। इफ एन आइटम्स डिमांड एक्सीड्स इट्स प्रोडक्शन, working capital would be less as investment in finished goods inventory would be very less with the continuous sale। तो डिमांड ज्यादा तो आपका इन्वेंट्री ब्लॉक नहीं होगा। फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो विल बी हाई, तो एक अच्छा साइन है। हाई FGTR का मतलब कंटिन्यूस रोटेशन हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट इन फिनिश गुड्स वुड बी लो। टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, क्या इससे भी हमारा वर्किंग कैपिटल फर्क पड़ सकता है? यस। टेक्नोलॉजी की वजह से धीरे धीरे कंपनीज को ऑटोमेटिक अभी अलर्ट आ जाते हैं कि इन्वेंट्री लेवल कम हो गया है। और कुछ तो कंपनी आजकल सीधा ऑटोमेटिक ऑर्डर भी जनरेट होकर सप्लायर को चला जाता है, तो ज्यादा इन्वेंट्री कैरी करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस का टाइम कम हो गया है। जिस चीज को प्रोड्यूस करने में पहले 1 महीना लगता था, अब वो 1-2 दिन में हो जाता है, मान लो। इज इट राइट? पहले जब हम ये बुक प्रिंट कराने भेजते थे तो बोलता था सर कम से कम 15 दिन लगेंगे आपको, ये पूरा प्रिंट होकर, बाइंडिंग होकर, जो भी उनका प्रोसेस है कंप्लीट करके। और अभी रात को 10 बजे बोलता हूँ तो सुबह 10 बजे तक वो प्रिंट करके, बाइंडिंग करके लाके दे भी देता है।
बिकॉज वो टेक्नोलॉजी अभी बहुत एडवांस हो गई है, वो मशीन अपने आप ही सॉर्टिंग कर देती है पेपर को, ठीक है। तो पहले मैनुअल बहुत करना पड़ता था, बट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस तो वी डोंट कीप सो मच इन्वेंट्री, बिकॉज वी नो कि जब भी रिक्वायरमेंट आएगी 1 से 2 दिन में वी कैन गेट द इन्वेंट्री बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज भी कंपनी की वेरी कर सकती है। कुछ कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके रखो ताकि ग्राहक को डिले ना हो। कुछ कंपनी बोलती है जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे वैसे वैसे प्रोडक्शन करेंगे, ये उनकी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, एंड अकॉर्डिंगली इट विल अफेक्ट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अपने से लिख सकते हैं एग्जाम में, टेक्नोलॉजी के ऊपर लिख सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने हेडिंग तो टेक्नोलॉजी डाली है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं लिखा टेक्नोलॉजी के बारे में। उसने लिखा इंस्टीट्यूट ने, इन सम बिजनेस द डिमांड फॉर गुड इज सीजनल। हेडिंग क्या और नीचे क्या है, जैसे तुम लोग करते हो ना एग्जाम में। इन दैट केस अ बिजनेस कैन फॉलो अ पॉलिसी फॉर स्टेडी प्रोडक्शन थ्रू आउट द होल ईयर, और रेदर में चूज अ पॉलिसी ऑफ प्रोडक्शन ओनली ड्यूरिंग द डिमांड सीजन। ये क्या और ये क्या, शायद मिसमैच हो गया होगा, या तो मेरे टाइपिंग करने में या उनके टाइपिंग करने में। ओके, तो आपको वहां पर 1-2 लाइन लिखनी है मेरी तरफ से, क्योंकि हेडिंग टेक्नोलॉजी है और एक्सप्लेनेशन सीजनल बिजनेस का है। सो लिखो टेक्नोलॉजी में क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन साइकिल कैन बी रिड्यूस्ड। ड्यू टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी production cycle can be reduced. Hence lower working capital required. Hence lower working capital required. तो मैंने एक छोटा सा आपको एक लाइन लिखवा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो जिस फर्म की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हाई रहेगी वहाँ पे वेस्टेज कम होगा, तो देयरफॉर देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी ऑन अ लोअर साइड। ठीक है, हाई ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मीन्स लोअर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एग्जाम में आपको मिनिमम लाइन लिखनी है, 10 पॉइंट लिखना और एक एक 2-2 लाइन एक्सप्लेन करनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 है प्राइस लेवल। ये मैंने आपको बताया है कि इन्फ्लेशन की वजह से वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बदल सकता है। इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस मोर फंड, बिकॉज इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर मान लो इन्फ्लेशन कम है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है, क्योंकि उतने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन बहुत ही बड़ी समस्या आज के देश में, अपने देश में। ठीक है, जो कंपनी ऑयल इंपोर्ट करती है, जिनको ऑयल का बिजनेस है, ऑयल इंपोर्ट करना है, पहले डॉलर 70 रुपए में मिलता था, अब 80 रुपीज में मिलता है। बैठे बैठे उनका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट 10-12% से बढ़ गया। इंडिया में कार जो कंपनी होती है, कार मैन्युफैक्चरिंग, उनके कंपोनेंट्स इंपोर्टेड होते हैं। जितने भी कार आप रोड पे देखते हो सारे के सारे इंडिजीनियस नहीं है, यानी होममेड नहीं है। होममेड वाले की भी बहुत सारे कंपोनेंट जो है इंपोर्टेड होते हैं, और जैसे जैसे एक्सचेंज रेट बढ़ता है इनकी कीमतें बढ़ जाती है, तो उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वर्किंग कैपिटल में। So for a country like India, because of rising exchange rate, rising inflation, the need for working capital is more. Point number next. Scope of working capital management. Scope of working capital management can be grouped into 2 areas. Next page पे आ जाओ। उसके पहले एक डायलॉग भी लिखा हुआ था पैरा 10.4 में।
The importance of working capital for an entity can be compared to importance of lifeblood for a living body or a lubricant or fuel for an engine. ये तो मेरा डायलॉग था, इन्होंने भी चुरा लिया, कुछ बचा ही नहीं अब मेरे पास मेरा ओरिजिनल। ठीक है, लाइफ ब्लड, मनुष्य को जैसे चाहिए जीवन के लिए रक्त, उसी तरह बिजनेस में चाहिए वर्किंग कैपिटल। ठीक है, पैसा खत्म खेल खत्म। द स्कोप ऑफ वर्किंग कैपिटल कैन बी अंडरस्टूड इन टू ब्रॉड एरियाज। जो आपका क्वेश्चन था, स्टूडेंट का क्वेरी था सर लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बता दीजिए। अब तुम सुनो जरा ध्यान से। एक तो पहले 2 मिनट डिस्कशन होगा लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे, और दूसरा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग। वैसे इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। ओके, उसके लिए एक अलग पूरा ही टॉपिक ही है, चिंता मत करो। नाउ नेक्स्ट इज लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। व्हाट इज लिक्विडिटी? मोर वर्किंग कैपिटल, मोर इन्वेंट्री, मोर डेटर, मोर कैश। सब जो करंट एसेट का आइटम है उसको आप ऑन हायर साइड रख रहे हो। ठीक है सर, ज्यादा इन्वेंट्री क्यों रखते हैं? ज्यादा इन्वेंट्री रखते हैं, वन, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथ चले, प्रोडक्शन प्रोसेस रुके नहीं। अगर इन्वेंट्री क्रिटिकल आइटम है तो आप बहुत ज्यादा रखते हो, क्योंकि अगर वो एक क्रिटिकल आइटम नहीं मिला टाइम पे तो पूरी फैक्ट्री बंद हो सकती है, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, तो इसलिए आप ज़्यादा इन्वेंट्री रखते हो। दूसरा, अगर आप ट्रेडिंग कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग भी करते हैं तो आप फिनिश गुड्स भी ज़्यादा रखोगे। ज़्यादा क्यों रखोगे? एक तो कस्टमर को हम ज़्यादा ऑप्शन दे सकें, इज इट राइट? शॉपिंग मॉल में आप क्यों ज़्यादातर खरीदने जाते हो और एक स्टैंड अलोन शॉप में कम जाते हो कई बार? क्यों? वैरायटी, करेक्ट, तुमने एक टर्म यूज किया वैरायटी। वहां पे अलग अलग कंपनी के ब्रांड्स, अलग अलग प्राइस रेंज, अलग अलग वेरिएंट्स रहते हैं, बट उनके एंगल से देखो उनका वर्किंग कैपिटल कितना ब्लॉक हो रहा है उसमें, इज इट राइट? उनका वर्किंग कैपिटल कितना ब्लॉक होता है। तो आप कस्टमर को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। आप हर वैरायटी रखते हो, हर साइज, हर कलर, हर वेरिएंट, हर प्राइस रेंज में रखते हो प्रोडक्ट, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी फिर आपको, यानी लिक्विडिटी ज्यादा है आपकी फिर। तो 2 कारणों से लिक्विडिटी बढ़ गई। उसके बाद डेटर्स को भी हम खुश रखना चाहते हैं, उसको लिबरल क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, लिबरल, जाओ 3 महीने बाद पे करना, 6 महीने बाद पे कर देना, तो हमारा फंड्स ब्लॉक होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी इज हाई। कैश ज्यादा रखते हैं ताकि कोई भी एक्सपेंस हम इमीडिएटली इनकर कर सके, कोई भी क्रेडिटर को हम उनके ड्यू डेट पे कर सके, कोई भी बिल मिस ना हो, कोई भी इंस्टॉलमेंट मिस ना हो। अच्छी बात है, यस, बट इसके साथ एक डिसएडवांटेज है, फंड्स विल गेट ब्लॉक्ड। और ये जो आप अमाउंट वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो, इसमें कोई आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं मिलता है। आपका फंड्स ब्लॉक्ड है, बट उसमें कुछ कमाई नहीं हो रही है। तुम्हारा इन्वेंट्री पड़ा हुआ स्टोर में, तो उसमें क्या इनकम हो रही है तुम्हारी? इन्वेंट्री पहले भी 100 यूनिट था, अभी भी 100 यूनिट है। डेटर से 1 लाख रुपए आज भी 1 लाख लेने, 3 महीने बाद भी 1 लाख रुपए लेने, तो बदले में कुछ मिल नहीं रहा है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो हमारा फंड्स ब्लॉक हो गया, यानी हमारा कैपिटल ब्लॉक हो गया, और उस कैपिटल से आपको बदले में रिटर्न नहीं आ रहा है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वुड बी लोअर। समझ में आया? यानी एक साथ दोनों ऑब्जेक्टिव आप यहां पर मीट नहीं कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल में आपको एक ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ यानी अगर आप लिक्विडिटी अच्छी रखनी चाहते हो तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, और प्रॉफिटेबिलिटी आप हाई रखना चाहते हो तो लिक्विडिटी कम होगी।
तो दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड ऑफ। बुक में भी देखो लिखा हुआ है ट्रेड ऑफ। जैसे एक स्टूडेंट के लिए रोज रोज एक ट्रेड ऑफ रहता है, सो जाऊं या क्लास जाऊं, लेकिन आप इसको मैच कर सकते, क्लास में ही सो जाओ तो दोनों ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है कि नहीं? क्लास में ही सो जाओ तो सोने की भी ऑब्जेक्टिव हो गई, क्लास भी पहुंच गए। नहीं तो फिर घर पे सो जाओ, फिर तो क्लास नहीं पहुंच पाएंगे। वही बिजनेस के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दूं या लिक्विडिटी पे ध्यान दूं, किसको बढ़ाने की कोशिश करूं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था, ये एक हमारा डायलेमा है। ये डायग्राम नहीं, एक डायलेमा है कि मैं प्रॉफिटेबिलिटी या लिक्विडिटी किसे मैक्सिमाइज करना चाहता हूं। उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए। ओके, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के वक्त अब इन्होंने बहुत ही ज्ञान बांटा है। यू शुड हैव इकोनॉमी इन फाइनेंसिंग, एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिवनेस इन अचीविंग द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव। ज्ञान, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में 3 ई को ध्यान में रखना है। इकोनॉमी इन फाइनेंसिंग, कम रेट पे पैसा लाओ। ई एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन, यूटिलाइज एकदम बेस्ट तरीके से करो, दैट इज एफिशिएंसी, जितना अच्छे से हो सके। एंड इफेक्टिवनेस इन अचीविंग द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव। 3 ईज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस। इसको बोलते हैं 3 ईज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो अभी उन्होंने एक बहुत ही सुंदर टेबल बना रखा है। हाँ जी, आपकी डाउट सॉल्व हो गई कि नहीं? अभी भी नहीं हुई? अब क्या मैं लेट जाऊं? मैंने कोई डायग्राम नहीं निकाला, भूल जाओ। नहीं, तुम लोग को कुछ एक्स्ट्रा बताओ तो तुम लोग फिर उसका पोस्टमार्टम करने लग जाते हो। सीधी बात तो है यार, तुम लोग को ये भी नहीं समझ में आ रहा तो वही मैं बोल रहा हूँ, मैं लेट जाऊं क्या अब? कहाँ पे? नहीं ना, ये 0 है और ये 100 है, ठीक है। यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी है, यहाँ लिक्विडिटी है। देखो ना, एक मिनट, 0 लिक्विडिटी है तो प्रॉफिटेबिलिटी 100 हुआ ना, दोनों हाई कैसे हुआ? और यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी, एक काम करते कलर यूज करते, अब तुम्हें समझ में आया, मैं समझ गया तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। ये लिक्विडिटी है, ये लो, ठीक है। और ये प्रॉफिटेबिलिटी। अब तुम बोलो दोनों बराबर कहाँ हो? नहीं, ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, 2D डायग्राम है ये। अब तुमको नहीं, ये तुम अब तो क्लियर हो गया ना। ग्रीन एरिया रिप्रेजेंट्स प्रॉफिटेबिलिटी। मेरे को नहीं पता कार्टेशियन प्लेन क्या होता है बाबा, मैं कॉमर्स का आदमी हूँ, जिंदगी में कभी साइंस नहीं पढ़ा, बस वो 10th में किसी तरह मुश्किल से 30% आ गए थे तो मैं निकल गया, ठीक है। नहीं सर, वो मुझे लगा अभी समझ में आ गया ना। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता सर, वो अभी नहीं समझ में आ गया। अरे मैंने ये डायग्राम बनाया ही नहीं भाई, तुम नहीं नहीं फील ही नहीं आ रहा अभी। इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 1 में फील आ जाएगा, बस 2-5 मिनट और रुको। क्वेश्चन नंबर 1 में जब फील आ जाएगा तब बताना, ठीक है। तुमको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देंगे, फील कराएंगे, बट उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, 2 मिनट रुको, हम पहुंच जाएंगे वहां तक। आज क्वेश्चन नंबर 1 में आपका लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। हाँ जी, 2 मिनट रुक जाओ। ट्रेड ऑफ बिटवीन कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। ट्रेड ऑफ का मतलब है एक साथ 2 ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पाओगे। जैसे इन्वेंट्री के केस में, अब इन्वेंट्री में मैं चाहता हूं कि
प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो तो आपको स्टॉक कम रखना पड़ेगा, लेकिन स्टॉक कम रखेंगे तो स्टॉक आउट हो जाएगा। स्टॉक आउट समझते हैं? आउट ऑफ स्टॉक, स्टॉक खत्म, प्रोडक्शन रुक गया, कस्टमर वापस चला गया। फिर आप चाहते हैं लिक्विडिटी अच्छी हो, तो फिर आपका कैपिटल जो है वो ब्लॉक होगा। इज इट राइट? एडवांटेज ऑफ लोअर इन्वेंट्री रिक्वायर्स लेस कैपिटल बट इंडेंजर स्टॉक आउट एंड लॉस ऑफ गुडविल। तो आपको क्या करना है, इस ट्रेड ऑफ को बैलेंस करने के लिए, ट्रेड ऑफ को मैनेज करने के लिए आपको लिक्विडिटी टेक्निक यूज करनी है, EOQ, GIT, ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिखेगी, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाता है ना, इंश्योरेंस कॉस्ट कम हो जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसीवेबल, ठीक है, हाई क्रेडिट पीरियड रखना चाहते हैं तो उसका एडवांटेज है कि आपका सेल बढ़ेगा, और लो क्रेडिट पीरियड रखना चाहते हैं तो लिक्विडिटी आपकी अच्छी रहेगी लेकिन आपका सेल्स कम हो जाएगा, बिकॉज सारे ग्राहक कैश में नहीं खरीदेंगे। इज इट राइट? तो ये बैलेंस है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको एक प्रॉपर क्रेडिट पॉलिसी बनानी होगी। फास्टर कलेक्शन के लिए आपको डेट मैनेजमेंट यूज करना होगा। उसके लिए एक एजेंसी होती है, फैक्टरिंग एजेंसी, जो हम बाद में पढ़ेंगे, जिसका काम होता है आपके बिहाफ में कलेक्शन करना। तो कलेक्शन का काम करती है, लेकिन ये वसूली वाले नहीं होते हैं, ठीक है, प्रॉपर प्रोफेशनल मैनेजमेंट होते हैं। प्री पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, प्री पेमेंट करेंगे, एडवांटेज क्या है कि आपका अनसर्टेनिटी कम हो जाता है, लेकिन आपका फंड्स ब्लॉक होगा, ठीक है। प्री पेमेंट कम करोगे तो लिक्विडिटी अच्छी होगी, लेकिन अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। तो आपको दोनों का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। कैश ज्यादा रखेंगे, कैश ज्यादा रखोगे तो क्रेडिटर को टाइम पे होगा, गुडविल इंप्रूव होगी, फ्यूचर में डिस्काउंट आप ले सकते हो। कैश कम रखोगे तो आपका ये सब अटक जाएगा, लेकिन आपका इनकम जनरेट हो सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है। तो दोनों एक्सट्रीम है, बीच में उन्होंने सजेशन दे रखा है क्या करना चाहिए आपको। दोनों एक्सट्रीम से बचने के लिए यूज कैश बजट, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड कैश मैनेजमेंट टेक्निक, ये सब नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है। पेबल एंड एक्सपेंसेस, ज्यादा क्रेडिटर रखोगे तो आपको एडवांटेज है कि वो कैपिटल आप दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। क्रेडिटर को अगर आपने ज्यादा रखा तो आपका वर्किंग कैपिटल क्रेडिटर फाइनेंस कर रहा है, बाकी जो फंड्स बचे उसको आप दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने क्रेडिटर कम रखा तो क्रेडिटर खुश होगा, गुडविल इंप्रूव होगी, फ्यूचर में डिस्काउंट मिलेगा। तो ये एक्सट्रीम्स हैं, एक अच्छा करने जाओगे तो एक बुरा हो जाएगा। इसलिए आपको उन्होंने बीच में लिखा कि ट्रेड ऑफ कैसे मैनेज करना है, तो यू शुड हैव अ प्रॉपर क्रेडिट पॉलिसी एंड द रिलेटेड कॉस्ट। तो हमारे सिलेबस में क्रेडिटर मैनेजमेंट टॉपिक भी है, रिसीवेबल मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, कैश मैनेजमेंट है, एंड फाइनेंसिंग भी है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग, पैरा 10.4.2, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स। आज टाइम मिले तो किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखना, बैलेंस शीट में एसेट साइड में देखना, एक तो नॉन करंट एसेट लिखा रहता है और एक करंट एसेट। तुम्हें जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि मोस्ट ऑफ द बैलेंस शीट्स में करंट एसेट इज मोर देन नॉन करंट एसेट। इतना पैसा कंपनी का ब्लॉक हो रखा है करंट एसेट्स में, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज ह्यूज फॉर मेनी बिजनेसेस, समटाइम इट इज मच मोर देन द नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट तो एक बार आपने मान लो ये क्लासरूम हमने खरीद ली एक एक्स अमाउंट पे, लेकिन अब उसके पीछे वर्किंग कैपिटल आपको कितना लगता है, ओके।
सो इट गिव्स द आंसर। तो आपको क्या करना, हाउ मच फंड्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल। फिर उसके बाद फंड्स की रिक्वायरमेंट निकालने के बाद आपको देखना है कि उसको हमें रेज कहां से करना है। इकोनॉमी, 3E याद है, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, ओके, एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। एग्जाम्पल, आपकी बुक में भी एग्जाम्पल लिखा है क्या? यस, एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कुछ छूट गया शायद, हाँ, ये कितना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, बहुत कम, बहुत ज्यादा या मॉडरेट, ये कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी क्या है, अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक होता है जो प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस करते हैं, एक जो होता है लिक्विडिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, और एक दोनों को बैलेंस आउट करके चलते हैं। तो उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि कितना करंट एसेट मेंटेन करना है। यहां पर उन्होंने एक सही बात भी लिखी है कि देयर इज नो सेट ऑफ फिक्स्ड रूल फॉर डिसाइडिंग द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। देयर आर नो सेट ऑफ फिक्स्ड रूल, मतलब अपनी कंट्री में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपको इतना ही करंट रेशियो होना चाहिए। बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा, ठीक है, कुछ लोग ज्यादा रख सकते हैं, कुछ लोग कम रख सकते हैं। कुछ कुछ केसेस में बिजनेस मॉडल के हिसाब से वो अपने आप ही ज्यादा या कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जिनको काम है रोड बनाना, मेट्रो बनाना, फ्लाईओवर बनाना, तो इनका ऑटोमेटिकली इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि वर्किंग कैपिटल बहुत होने वाला है। इज इट राइट? लेकिन एक रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड बिजनेस में है, तीसरी बार उन्होंने वही एग्जांपल दिया है बुक में, तो इनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। सर्विस इंडस्ट्री कम होगी, एजुकेशनल इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इन्वेंट्री, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो, ड्यूरेबल गुड्स बेचने वाली कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। व्हाट इज ड्यूरेबल? जैसे जो कंपनी टीवी बेचती है, रेफ्रिजरेटर बेचती है, क्या बेचती है? मोबाइल फोन, माइक्रोवेव, तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और जो कंपनी पेरिशेबल प्रोडक्ट बेचती है, लो पेरिशेबल, उतने रखती है, एक दिन लायक, एक दो दिन लायक जो टिक सके, तो उनका रिक्वायरमेंट कम है। मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, ट्रेडिंग की रिक्वायरमेंट उससे कम है, और सर्विस की रिक्वायरमेंट उससे भी कम है। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, बिजनेस यू आर डूइंग, इट विल चेंज। वॉल्यूम ऑफ सेल ऑल्सो, जिस कंपनी का सेल ज्यादा है वहां पे वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा होने की संभावना है। अगर वो क्रेडिट दे रही है कस्टमर को, मोर सेल मोर डेटर, मोर डेटर मीन्स मोर वर्किंग कैपिटल। फिर वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट पॉलिसी क्या है। कुछ कंपनी जीरो क्रेडिट देगी, जैसे रेलवे, कभी रेलवे से उधार लिया है क्या? ऑप्शन ही नहीं आता वो IRCT की वेबसाइट पे कि उधार, ऑप्शन 1 कैश, ऑप्शन 2 क्रेडिट, ठीक है, तो उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। लेकिन जो ज्यादा देती है उधार, उनका रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये भी अच्छी बात है। अब एक क्वेरी आई थी प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी का, वो यहां पर आपका डाउट सॉल्व होगा आज। दुनिया में 3 प्रकार के मैनेजमेंट होते हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव। एग्रेसिव यानी जो प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। यहां पर इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी किसी भी तरह करके प्रॉफिट को बढ़ाना है। यहां पर इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? लिक्विडिटी, लिक्विडिटी शुड बी वेरी हाई। ये दो एक्सट्रीम है।
तो यहां पर कॉम्प्रोमाइज किसके साथ हो रहा है? कॉम्प्रोमाइज इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज। क्रेडिटर का बिल टाइम पे नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयज को टाइम पे पेमेंट नहीं हो रहा है, और यहां पर किसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। प्रॉफिटेबिलिटी, और मॉडरेट क्या करता है? ट्राइज टू अचीव बैलेंस, ट्राइज टू अचीव बैलेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्टिव्स। तो ज्यादातर लोग मॉडरेट वाले पॉलिसी के लोग होंगे, मॉडरेट पॉलिसी के, लेकिन एक्सट्रीम्स आर ऑल्सो पॉसिबल। इज इट राइट? तो मॉडरेट पॉलिसी ट्राइज टू अचीव बैलेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्टिव। बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ओरिएंटेड भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ओरिएंटेड भी नहीं है। तो दिस आर द थ्री अप्रोचेस। एग्रेसिव में आपका इन्वेंट्री लेवल, डेटर्स लेवल, कैश लेवल कम होगा। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज लो, तो इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल लो होगा तो आपका रेट ऑफ रिटर्न हाई हो जाएगा। तो देखना नीचे मैंने लिखा है या नेक्स्ट पेज पे लिखा है, हियर इन्वेस्टमेंट इज केप्ट एट द लोएस्ट लेवल। ओके, द एंटिटी विल कीप लोअर लेवल ऑफ इन्वेंट्री, फॉलो स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी। या तो क्रेडिट देती नहीं है, देती भी है तो बहुत ही कम समय के लिए, एंड कीप्स लोअर कैश बैलेंस। अच्छा है, ज्यादा फंड्स ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन हेलो, क्वेरी तुम्हारी थी, तुम ही सुनो अभी पहले। इसका एडवांटेज देखो, एग्रेसिव पॉलिसी का एडवांटेज, फंड्स लोअर लेवल पे ब्लॉक होगा तो आपका लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई होगा। यस और नो? फील आई कि नहीं आई? थोड़ी बहुत फील आई कि नहीं आई? तो यहां पर एडवांटेज है हाइयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाइयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 डिजाइन किया गया इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए, लेकिन तब तक 2 मिनट वेट करना होगा। बट ये पॉलिसी का ना बहुत ही डिसएडवांटेज भी है। ज्यादा एग्रेसिव खेलने का डिसएडवांटेज क्या है बिजनेस में? रिस्क ऑफ स्टॉक आउट, काम रुक जाएगा, क्योंकि आप तो जस्ट इन टाइम फॉलो करते थे। स्टॉक खत्म, प्रोडक्शन बंद, ऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट ग्रो। थर्ड इज लोअर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड लॉन्ग टर्म डेट्स, एंड फोर्थ इज इन द लॉन्ग रन द फर्म में स्टे बिहाइंड द कॉम्पिटिटर्स। तो शॉर्ट रन में आपको बेनिफिट मिलेगा, बट लॉन्ग रन में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि गुडविल भी कोई चीज होती है बिजनेस में। कस्टमर को डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं, ऑर्डर तो लिए जा रहे हैं, डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। डिलीवरी क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि आपके पास स्टॉक नहीं है, कैश नहीं है। ठीक है, तो दूसरा अप्रोच क्या है? कंजर्वेटिव अप्रोच, वो दूसरे एक्सट्रीम पे खेल रहा है। In this approach, inventory will investment would be on a higher level. ज्यादा इन्वेंट्री, ज्यादा डेटर, ज्यादा कैश बैलेंस, अच्छी बात है। लिक्विडिटी इज हाई, सेल्स वॉल्यूम विल बी हाई। ग्राहक बोलेगा मुझको ये कलर नहीं वो कलर का प्रोडक्ट दिखाओ, ये लो। ये साइज नहीं वो साइज दिखाओ, ये लो। ठीक है, तो कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर रहे हो बिकॉज वैरायटी बहुत ज्यादा है लेकिन उससे आपका डिमांड बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी, सप्लायर खुश होगा, ये अच्छा है। लेकिन इसमें बस इतना है कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई होगा, फंड्स ब्लॉक हो गया। दूसरा, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखने से इन्वेंट्री के ऑब्सोलीट होने के चांसेस ज्यादा है। बहुत ज्यादा डेटा रखने से बैड डेट का रिस्क ज्यादा है। बहुत ज्यादा कैश रखेंगे तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ जाता है आपका। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडरेट। मॉडरेट पॉलिसी मतलब बिटवीन द टू। यहां पर हम लोग बैलेंस करेंगे बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, या बिटवीन द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा भी लिख सकते हैं।
तो आपको क्या करना है, ये आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। मोस्ट कंपनी में फॉलो दिस अप्रोच, मॉडरेट, लेकिन देर आर कंपनीज विच में फॉलो एग्रेसिव अप्रोच और कंजर्वेटिव अप्रोच अकॉर्डिंग टू द रिस्क एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये डायग्राम देखिए कितना सुंदर डायग्राम है। इस डायग्राम को पहले समझना बहुत जरूरी है। चलिए, यहां पर आउटपुट लेवल है, जैसे जैसे हम राइट साइड मूव करते हैं आउटपुट बढ़ रहा है, और यहां पर लेवल ऑफ करंट एसेट है, लिखा हुआ है लेवल ऑफ करंट एसेट। अब जरा ध्यान से देखना, शॉर्ट रन डायग्राम है ये, क्या है, शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में आपका फिक्स्ड एसेट का लेवल कांस्टेंट है। फिक्स्ड एसेट शॉर्ट रन में नहीं बढ़ सकता। एक क्लासरूम की कैपेसिटी शॉर्ट रन में नहीं बढ़ सकती, लेकिन करंट एसेट आप कम या ज्यादा रख सकते हो। अगर आप करंट एसेट कम रखते हो रिलेटिवली, तो ये हो गया एग्रेसिव पॉलिसी, और अगर करंट एसेट बहुत ज्यादा रखते हो तो ये हो गया कंजर्वेटिव पॉलिसी। मतलब जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, वर्किंग कैपिटल भी आप रख रहे हो लेकिन बहुत ज्यादा, और ये बीच वाली जो लाइन है दैट इज एवरेज मॉडरेट, मॉडरेट पॉलिसी है। अब कंपनी कौन सी पॉलिसी फॉलो करे, इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। ओके, जनरली आप बोल सकते हो मॉडरेट पॉलिसी इज गुड, ना बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ओरिएंटेड, ना बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ओरिएंटेड, बट industry to industry, company to company, management to management, they will choose how much risk they can take, ठीक है। तो कंजर्वेटिव पॉलिसी में रिस्क कम है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है, एग्रेसिव पॉलिसी में रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी का पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है, और मॉडरेट पॉलिसी में रिस्क एंड रिटर्न दोनों मॉडरेट है, एवरेज है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो डायग्राम अभी आपने देखा ये उसी के ऊपर एक नोट है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट तो कांस्टेंट रहेगा एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन, लेकिन कंपनी का करंट एसेट विल चेंज एंड दैट विल डिपेंड ऑन एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट। इज इट राइट? जो अभी आपने डायग्राम देखा कि तीन अलग अलग मैनेजमेंट तीन अलग अलग लेवल ऑफ करंट एसेट मेंटेन कर सकती है, ठीक है। सो अ फर्म रिक्वायर्स बोथ फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट फॉर द पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। यूजुअली फिक्स्ड एसेट की रिक्वायरमेंट इमीडिएटली नहीं बढ़ेगी, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कैपेसिटी तक, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कैपेसिटी तक फिक्स्ड एसेट की रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ेगी। बोलो हाँ या ना। एक फैक्ट्री आपने एक बार स्टैब्लिश कर दी, उस फैक्ट्री में साल में 2000 कार मैन्युफैक्चर कर सकते हैं आप, तो 2000 कार मैन्युफैक्चर करने तक आपको और मशीन और प्लांट और बिल्डिंग नहीं बनानी है, लेकिन 2000 कार बनाने के लिए आपको करंट एसेट लगेगा। अब वो कितना रखना है वो आपके रिस्क एनालिसिस पे डिपेंड करता है, रिस्क एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो एज द फर्म आउटपुट विल इंक्रीज, करंट एसेट बढ़ेगा, लेकिन फिक्स्ड एसेट शॉर्ट रन में नहीं बढ़ेगा। करंट एसेट कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करता है कंपनी की रिस्क पॉलिसी पे। कंपनी अगर मान लो रिस्क लेना चाहती है तो इन्वेंट्री का लेवल ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, लेकिन कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती, डरपोक कंपनी कि मैं अपना रेपुटेशन को दांव पे नहीं लगा सकती, कस्टमर नाराज नहीं होने चाहिए, तो दे विल कीप हाइयर लेवल ऑफ करंट एसेट। और एक है मिडिल मॉडरेट, जो बोलेगी बहुत ज्यादा हमें प्रॉफिट ओरिएंटेड भी नहीं होना है, तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ओरिएंटेड भी नहीं होना है। तो अब आपका एक क्वेश्चन था कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में क्या रिलेशनशिप है।
तो आपकी बातों को सुनते हुए एक क्वेश्चन डिजाइन किया गया है ताकि आपको फील आए, फील फील ठीक है, कि अगर हम लिक्विडिटी के तब ज्यादा तरफदारी करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए क्या? आंसर दिया हुआ है? हाँ, कोई बात नहीं, हम फिर से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मार्क इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, इट इज फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अ फर्म हैज द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021। सेल्स 20 lakh, EBIT 2 lakh, fixed asset 5 lakh. The three possible current asset holding of the firm are 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh. It is assumed that fixed asset level is constant and profits do not vary with the current asset level. तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपका फिक्स्ड एसेट जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, लेकिन करंट एसेट के 3 लेवल हो सकते हैं, 5, 4 और 3। फिर उन्होंने एक और अजम्पशन लिखा कि आप करंट एसेट बढ़ाने से आपका EBIT पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनालाइज द इफेक्ट ऑफ 3 ऑल्टरनेटिव करंट एसेट पॉलिसी। तो यहां पर आप मुझे बताओ कि इसमें एग्रेसिव कौन है और कंजर्वेटिव कौन है और मॉडरेट कौन है? 5 लाख वाला कंजर्वेटिव है, 4 लाख वाला मॉडरेट है, 3 लाख वाला एग्रेसिव है। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव करंट एसेट पॉलिसीज। तो 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे राइट साइड में। करंट एसेट का लेवल जहां पर ज्यादा है उसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव पॉलिसी। मॉडरेट पॉलिसी एग्रेसिव पॉलिसी, ठीक है, क्योंकि यहां पर स्टॉक लेवल करंट एसेट का लेवल ज्यादा है, यहाँ पे हाई करंट एसेट है, हाइयर लेवल ऑफ करंट एसेट, जबकि यहाँ पे लोअर लेवल ऑफ करंट एसेट्स। तो फर्स्ट पॉइंट ए, हमें देखना है कि लिक्विडिटी कितनी है और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी का कैलकुलेशन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सेल्स दिया हुआ है 20 लाख, सेल्स दिया हुआ है 20 लाख और क्वेश्चन में लिखा है कि अब करंट एसेट का लेवल बदलने से सेल्स पे और EBIT पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। सेल्स का करंट एसेट ज्यादा रखने से सेल्स पे इंपैक्ट नहीं आएगा, ऐसा इन्होंने अजम्पशन दिया है। इवन EBIT पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जब सेल पे इफेक्ट नहीं आया तो EBIT पे भी नहीं आएगा। 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। फिर हम लिखेंगे करंट एसेट्स। हमें 2 चीज निकालनी है, एक लिक्विडिटी और एक प्रॉफिटेबिलिटी। तो पहले करंट एसेट लिख लीजिए 5 लाख, 4 लाख, सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, 3 लाख। लेकिन व्हाट अबाउट फिक्स्ड एसेट? फिक्स्ड एसेट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। तो ये आपका हो गया करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट को हम बोल सकते हैं टोटल एसेट्स एम्प्लॉयड, यानी कंपनी इस बिजनेस में कितना फंड्स यूज कर रही है।
तो अगर कंजर्वेटिव कंपनी है तो वो 10 लाख रुपए कैपिटल यूज कर रही है, उसी रेवेन्यू और उसी ईबीआईटी के लिए 10 लाख उसने इन्वेस्ट कर रखा है। दूसरी वाली कंपनी 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही है उतने ही प्रॉफिट के लिए, C+D लिखना। और तीसरी वाली कंपनी, हेलो रुको तुम बताओ, हाँ तीसरी कंपनी 8 लाख, शाबाश, जागृत है मतलब, ठीक है। तो पॉइंट नंबर F लिखना, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कंपनी का रिटर्न कैसे निकालेंगे, ईबीआईटी पॉइंट नंबर B डिवाइड बाई पॉइंट नंबर E इंटू 100, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या एसेट एम्प्लॉयड। ये इन दोनों का रेशियो निकालो, 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख। इस चैप्टर में ना रेशियो एनालिसिस का बहुत रोल है। इंटू 100 करना, स्टूडेंट कह रहे हैं 20%, 22.22%, 25%। एक और कैलकुलेशन करना है आपको, करंट एसेट टू फिक्स्ड एसेट रेशियो, करंट एसेट्स टू फिक्स्ड एसेट रेशियो, करंट एसेट C डिवाइड बाई D। इसको 100 से मत मल्टीप्लाई करो, यहां पर आपका 5 लाख अपॉन 5 लाख आएगा, दूसरा 4 लाख अपॉन 5 लाख आएगा, तीसरा 0.6 आया, बराबर। अब जरा एनालाइज करेंगे, उसने कहा था ना एनालाइज करके दिखाओ, एनालाइज। तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, किसका प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी यानी रिटर्न ऑन टोटल एसेट। तो दिस इज हाई, एग्रेसिव का हाईएस्ट है, एग्रेसिव पॉलिसी में आपका रिटर्न ऑन कैपिटल हाईएस्ट है, यहाँ पे लोएस्ट है, और यहाँ पे मॉडरेट है। और एक लास्ट लाइन लिखना, एनालिसिस ऑफ लिक्विडिटी, एनालिसिस ऑफ लिक्विडिटी। यहां पर आपकी लिक्विडिटी देख रहे हो 1, ये हाईएस्ट है, और यहां पे लोएस्ट है, इसका 0.6 ही है, और यहां मॉडरेट है। अब आया फील आया तो बताना तुम आया। अब तो तुम मुझे माफ कर दोगे, हाँ अब तो डायग्राम समझ में आया। तो ये आंसर समाप्त हुआ। तो एक यहां तक हमारी थियरी थी। अब इसके आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस चालू होंगे, जो चैप्टर खत्म होने तक, यूनिट 1 खत्म होने तक चालू रहेगा, ठीक है। लेकिन पहले हमें कुछ आपको फॉर्मूले बताने पड़ेंगे। ऑलरेडी सारे फॉर्मूले आपने पहले रेशियो एनालिसिस चैप्टर में सीखा हुआ ही है, रिवाइज हो जाएगा। बिजनेसमैन को क्या करना है, बिजनेसमैन को एक लिस्ट बनानी होती है कि हमारे पास इस बिजनेस में करंट एसेट में क्या क्या हो सकते हैं, कैश, बैंक, इन्वेंट्री, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस। फिर उसको एक लिस्ट बनानी है कि करंट लायबिलिटीज में क्या क्या हो सकते हैं। लिस्ट बना ली, ये हो सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है
कि इनका अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा, कितना होगा, क्या होगा, वो इजी है। आपको पता है हमारे बिजनेस में डेटर होगा, रॉ मटेरियल होगा, फिनिश, कितना होगा वो आपको निकालना है। तो अगले 2 दिन या 3 दिन आपको यही कैलकुलेशन करना है कि कितना करंट एसेट, कितना करंट लायबिलिटीज आपको लगेगा, एंड द डिफरेंस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो हमारा एजेंडा समझ में आ गया आपको। तो हम ये वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन कैसे करते हैं, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पता होना चाहिए ना वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो वो डिपेंड करता है बहुत सारी फैक्टर्स पे जो भी आपने देखा, बट एटलीस्ट जो नंबर जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको तो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे ही। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेथड होता है जिसका नाम है करंट एसेट होल्डिंग पीरियड। करंट एसेट होल्डिंग पीरियड जो आपने रेशियो एनालिसिस चैप्टर में 10 बार किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको पढ़ो मत, सिर्फ सुनो, कि आपको पता करना है कि आपको रॉ मटेरियल कितना रुपए का लगेगा, रॉ मटेरियल कितने रुपए के आपको स्टोर में रखना है। तो उसके लिए मान लो कंपनी की पॉलिसी है कि हम 3 मंथ्स का जो रिक्वायरमेंट है उतना हम रॉ मटेरियल स्टॉक में रखेंगे, जो हमारे अगले 3 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 मंथ्स स्टोरेज पीरियड इज माई रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। याद आया क्या कुछ? रेशियो एनालिसिस में आपने ये कैलकुलेशन वगैरह सीखा है। 3 मंथ स्टोरेज पीरियड आपकी पॉलिसी है। आपका एनुअल कंजम्पशन कितने का है? एनुअल कंजम्पशन मान लो 12 लाख रुपीस का है। ये साल भर का रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप स्टॉक में थोड़ी पूरा 12 लाख रुपए रखोगे। बोलो हाँ या ना? अब तुम बिजनेस में पूरे साल भर के रिक्वायरमेंट स्टॉक में थोड़ी रखते हो, आप तो उसको रोटेट करते हो ना। तो आपने कहा कि एक बार में हमारे पास 3 मंथ्स का रिक्वायरमेंट स्टॉक में होना चाहिए। कल को मान लो नया रॉ मटेरियल नहीं आया, एटलीस्ट 3 महीने तक मेरा काम चल जाएगा। और मुझे पता है कि 3 महीने में रॉ मटेरियल का सेकेंड सप्लाई आ ही जाता है। कुछ कुछ कंपनी 6 महीने का भी रखती है स्टॉक, क्योंकि उनको सप्लाई आने में टाइम लग जाता है। कुछ कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती है, तो उनका रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड उसके हिसाब से वो डिसाइड करती है। कुछ लोग बहुत ही कम भी रख सकते हैं, उनको लगता है बाजू वाली दुकान में तो मिलता है, ठीक है, जब मर्जी हो जाकर ले आओ। तो 1 महीने का रिक्वायरमेंट रखो, 1 हफ्ते का रखो। तो आपको पहले वो पॉलिसी डिसाइड करनी होगी मैनेजमेंट को कि हाउ मेनी डेज ऑफ मंथ और मंथ ऑफ रॉ मटेरियल वी नीड टू कीप इन द स्टॉक। जो आपके कॉस्टिंग में आप बोलते हैं ना रीऑर्डर लेवल, अरे वो यही है। वो उन्होंने कहीं ना कहीं से वो कैलकुलेशन करके डिसाइड किया कि इतना स्टॉक मुझे रखना है, ताकि अगला सप्लाई आते आते मेरे पास ये स्टॉक काम दे दे। जो इंडिया में जो कोल ये कंपनी है, पावर जनरेटिंग कंपनी है, एनटीपीसी, ओके, रिलायंस पावर, टाटा पावर, ये लोग 6-6 महीने का कोल स्टॉक में रखती है। उनके लिए कोल रॉ मटेरियल है। तो सर 6 महीने का क्यों रखते इतना सारा पैसा? बिकॉज क्रिटिकल है वो, कोल खत्म हो गया तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और कोल की सप्लाई आसान नहीं है। माइंस बंद हो जाते कई बार बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ एनी अदर नेचुरल फैक्टर्स, तो आपका सप्लाई बंद हो सकता है। जो लोग इंपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्री से कोल, कई बार फॉरेन कंट्री बैन लगा देती है, बोलते कि इस साल हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें खुद की जरूरत है। जैसे इंडिया वाले वीट पर बैन लगा के बैठे हुए हैं, वीट एक्सपोर्ट करना ही नहीं अपने को, ठीक है, क्यों नहीं करना है? अरे हमारी खुद की रिक्वायरमेंट पहले पूरी करेंगे कि पड़ोसियों की पहले रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे? तो इसलिए आपका पॉलिसी उसके हिसाब से। तो ये कंपनी कितना रॉ मटेरियल रखेगी? 3/12 इंटू ₹12 लाख, तो ये करीब 3 लाख रुपए आ रहा है। ये एक मैंने सिंपल एग्जांपल दिया। उसी प्रकार से आप फिनिश गुड्स, डेटर, ओके, WIP कैलकुलेट करेंगे।
डिटेल में कैलकुलेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दिस इज कॉल्ड करंट एसेट होल्डिंग पीरियड। जितने भी आइटम है उसका होल्डिंग पीरियड आप पहले एस्टिमेट करो, उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करो और फिर प्रोपोर्शनेट फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है। To estimate working capital needs based on average holding period of current asset and relating them to cost based on company's experience in the previous year. This method is essentially based on the operating cycle concept. Operating cycle में आपको इसके नीचे वाले पैराग्राफ में बताऊंगा। यानी कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट। आपके पास कैश है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल फिर वो WIP स्टेज में जाएगा, वहाँ से वो फिनिश गुड्स बनेगा, फिनिश गुड्स से वो डेटर्स बनेगा, फिर वापस डेटर से कैश मिलेगा। अब इस पूरे प्रोसेस में आपको टाइम लगता है, कैश टू कैश, कैश से कैश तक। रॉ मटेरियल आप 3 महीने के लिए स्टोर रखते हो, WIP में 1 महीने लगता है, फिनिश गुड्स को 4 मंथ स्टॉक में रखते हो, डेटर 6 महीने बाद पेमेंट करता है, तो आपका टोटल वर्किंग कैपिटल साइकिल पीरियड 3 + 1 + 4 + 6 14 मंथ्स हो गया। एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ये। ठीक है। दोनों चीजें हमें करनी है, एक तो हमें ये पीरियड निकालना आना चाहिए, दूसरा अगर पीरियड दिया रहा तो उससे आंसर कैसे निकालना है, रिवर्स वर्किंग भी आना चाहिए। Another method of estimating working capital is ratio of sale. इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ थियरी आती है। What are the various methods of estimating working capital requirement? रेशियो ऑफ सेल का मतलब है, कुछ कंपनी बोलेगी कि हम अपने सेल्स का 20% वर्किंग कैपिटल में रखना चाहते हैं, तो अपने सेल्स का 20%। कुछ कंपनी बोलेगी हम 50% रखना चाहते हैं, तो ये वाली कंपनी एग्रेसिव है, ये कंपनी कंजर्वेटिव है। तो आपका परसेंटेज आप डिसाइड करो, उतना पैसा वर्किंग कैपिटल में रखना है। ठीक है। हर साल आपको देखना है इस साल मेरा सेल्स कितना होगा, उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको वर्किंग कैपिटल में रखना है। कुछ कंपनीज, जैसे अभी आपने एक फिक्स्ड एसेट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो अपने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंटेज वर्किंग कैपिटल में रखती है। फॉर एग्जांपल कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि हम 80% ऑफ फिक्स्ड एसेट वर्किंग कैपिटल में रखेंगे। तो उनका जो फिक्स्ड एसेट अगर मान लो 10 लाख है, तो ये कंपनी वर्किंग कैपिटल में 8 लाख रखेगी। तो ये पॉलिसी वेरी करेगी। हाँ जी बोलो। ऑफ कोर्स कंपनी टू कंपनी बहुत वेरी करेगा, मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट वेरी करेगा। मतलब उसी कंपनी में मैनेजमेंट बदल गई तो नई मैनेजमेंट वापस चेंज कर सकती है पूरी स्ट्रेटेजी। पहले बजाज ऑटो लिमिटेड में राहुल बजाज थे चेयरमैन, थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के थे, थोड़े, बहुत ज्यादा नहीं। उसके बाद राजीव बजाज आए, वो थोड़े एग्रेसिव प्लेयर हैं। तो एक ही कंपनी है लेकिन मैनेजमेंट बदल गई। पिताजी थोड़े कंजर्वेटिव थे, बेटे थोड़े एग्रेसिव है, तो उनका वर्किंग कैपिटल काफी बदल गया पिछले कुछ सालों में। इज इट राइट? तो कंपनी टू कंपनी तो छोड़ो, विद इन कंपनी मैनेजमेंट बदलने पे स्ट्रेटेजी बदल जाती है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब आया मेन चैप्टर, यहां से उठा लो कैलकुलेटर आज। अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 तक पहुंच जाए कि 2 के पहले ब्रेक लगाया जाए? बोलो। लेकिन 2 तक पहुंचे तो सही पहले। ऑपरेटिंग साइकिल, अकाउंट्स में भी एक चैप्टर है शेड्यूल 3, उसमें भी लिखा हुआ है करंट एसेट्स मीन्स दोज एसेट विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और कंज्यूम्ड इन द एंटिटीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मतलब आपको कैश को रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल को WIP में, WIP को फिनिश गुड्स, फिर फिनिश गुड्स को डेटर
और वापस डेटर से कैश कलेक्ट करने में टोटल कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल। इसका एक और नाम लिख के रखो, कैश साइकिल। क्या नाम है इसका? 3 नाम है, कैश साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल। तो टोटल टाइम कितना लगता है? अगर आप उसमें से क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड भी माइनस करेंगे तो उसको हम बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो यहां पर भी ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट है। ग्रॉस मतलब ओनली करंट एसेट को कंसीडर करेंगे और नेट में करंट लायबिलिटीज को भी के टाइम पीरियड को माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, आपको जो भी आपका करंट एसेट का आइटम है उसको देखना हो कितने पीरियड के लिए रहता है अगले स्टेज तक जाने में, और उन सबको ऐड करते जाना है। जैसे डायग्राम से शायद बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, डायग्राम पे आ जाओ। ये है हमारा सुंदर सा डायग्राम। रॉ मटेरियल में पहले कुछ समय के लिए रहेगा, मान लो 3 मंथ्स, या उन्होंने क्वेश्चन में 60 डेज दे रखा है। रॉ मटेरियल फैक्ट्री में चला गया, जाने के तुरंत बाद तो फिनिश गुड्स नहीं बनेगा। मान लो यहाँ 15 डेज लग गया। फिर आप उसको क्या करते हैं, वो वेयरहाउस में जाता है। फिनिश गुड्स का वेयरहाउस होता है अलग, वहां पर गया, वहां से वो बिकते बिकते उसको एवरेज कितना दिन लग जाता है, मान लो उसको 30 दिन लग जाता है। ऑन एन एवरेज 30 डेज लग जाता है स्टॉक को बिकने में। उसके बाद डेटर्स जो है महाराज, वो 30 डेज में मान लो पेमेंट करते हैं। तो टोटल आपका कितना डेज लग गया, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। 135 आएगा। लेकिन क्रेडिटर ने आपको 15 डेज की क्रेडिट दे रखी है, तो क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड लेस करेंगे, उतने से आपका बच गया। तो इसको हम बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। इसको बोलेंगे नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कैलकुलेट ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो इसमें आपको ये कैलकुलेशन आना चाहिए। अब ये कैलकुलेशन हमने पहले एक चैप्टर में किया था, याद आना बहुत मुश्किल है। कौन सा था वो चैप्टर? चैप्टर का नाम ही बता दो कम से कम। ये रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, WIP स्टोरेज पीरियड, स्टॉक होल्डिंग पीरियड, इसको निकालने के लिए एक चैप्टर था हमारे सिलेबस में, रेशियो एनालिसिस। जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो से आप इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 5 टाइम्स, तो आपका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना होगा, गेस करो। अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, साल में 5 बार रोटेट हो रहा है, इन्वेंट्री 1 2 3 4 5 ऐसे 5 बार आया और गया, तो एक साइकिल में कितना टाइम लगा? तो अगर आप मंथ्स में निकालना चाहते हैं तो 12/5 कर देना, 2.4 मंथ्स। और अगर डेज में निकालना चाहते हैं 365/5 करना, तो इस तरह से आपका डेज आ जाता है। तो अगर आपको टर्नओवर रेशियो दे रखा है किसी भी का, तो 365 बाई वो टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। नीचे मैंने फॉर्मूला वापस दे रखा है, डोंट वरी। So each component of working capital has 2 dimensions, time and money. When it comes to working capital, time is the money. वाह क्या डायलॉग है। When it comes to working capital, time is money. जितना ज्यादा रोटेट करोगे, जितना ज्यादा ये साइकिल रोटेट करोगे, उतना फंड्स कम ब्लॉक होगा, ट्रू और फॉल्स। और जितना ये साइकिल कम रोटेट होगा साल में, उतना फंड्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, उतना आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखना होगा।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि ये साइकिल ज्यादा से ज्यादा घूमे साल भर में। तो ज्यादा घुमाने के लिए क्या करना होगा, ये जो भी कंपोनेंट है उनका होल्डिंग पीरियड कम करना होगा, उनका होल्डिंग पीरियड कम करना होगा। जैसे डेटर है, डेटर अभी 60 डेज ले रहा है और आप चाहते हैं आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कम हो, तो डेटर से फास्टर कलेक्ट करेंगे, डेटर से फास्ट कलेक्ट करेंगे तो आपका कैश जल्दी रिलीज हो जाएगा। उसी तरह अगर आप डेटर से बाद में रिसीव करेंगे, स्लो रिसीव करेंगे, यू रिसीवेबल सोक अप द कैश, उतना कैश ब्लॉक हो गया। अगर आप क्रेडिटर से बेटर टर्म्स ले सकते हैं, डिले पेमेंट कर सकते हैं, यू इंक्रीज योर कैश रिसोर्सेस। अगर आप इन्वेंट्री को फास्ट मूव कर सकते हैं तो यू फ्री अप द कैश, वर्किंग कैपिटल साइकिल छोटा होगा। और अगर आपका इन्वेंट्री स्लो मूविंग आइटम से भरे पड़े हैं तो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। वर्किंग कैपिटल साइकिल अगर ज़्यादा है, बड़ा है, मतलब सपोज ऑपरेटिंग साइकिल 150 दिन है या ऑपरेटिंग साइकिल 75 डेज है, यहाँ पे फंड ज़्यादा ब्लॉक होगा कंपेयर टू 75 डेज। इसीलिए हमारे सिलेबस में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के चैप्टर को इतना बड़ा दिया उन्होंने। वैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपको ज़्यादा फील नहीं आएगी, लेकिन जो प्रैक्टिस में है, जो सही में बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट। उनको तो रोज ही फील आता है, बेचारे के नींद में भी, सपने में भी ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट घूमता रहता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, R प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। R मीन्स रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, W means WIP inventory holding period, F is finished goods storage period, debtor collection period and creditors payment period। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला और बताऊंगा आज, कैलकुलेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ये मैंने इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि एक पूरा चैप्टर आपने इसके ऊपर किया है, रेशियो एनालिसिस, और वही फॉर्मूले हैं, कोई अलग से नहीं है। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। या एक और फॉर्मूला अगर आपको लिखना हो तो 365 डिवाइड बाय रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, 365 डिवाइड बाय रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। लिखते रहने का, ह्यूमन मेमोरी शॉर्ट। ओके, क्लास के बाद निकलेंगे, समोसा खाएंगे बाहर, कुछ याद ही नहीं रहेगा कल तक। WIP इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कैसे निकालना है, सबके लिए फॉर्मूला वही है, एवरेज WIP इन्वेंट्री अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेना है क्योंकि WIP की वैल्यूएशन में लेबर और ओवरहेड भी ऐड होते हैं। तो यहां पर आपको शॉर्टकट फॉर्मूला है 365 बाई WIP टर्नओवर रेशियो। अगर दिया हो तो शॉर्टकट फॉर्मूले से तुरंत आंसर आ जाएगा। WIP टर्नओवर रेशियो, TR का मतलब टर्नओवर रेशियो। आपको क्या ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले भी दिमाग में रखना है। फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, जो मैंने अभी आपसे पूछा था, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले रहे हैं हम यहाँ पे 365 बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। याद है क्या, ये सारे फॉर्मूले हो चुके हैं। उसके बाद रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, एवरेज रिसीवेबल अपॉन एवरेज क्रेडिट सेल पर डे। क्रेडिट वर्ड पे ध्यान देना, डेटर है तो क्रेडिट सेल लेना है, कैश सेल नहीं लेना है। 365 बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो, 365 बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब तुम ये पूछोगे डेटर टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं। रेशियो एनालिसिस चैप्टर में रिवाइज करके आना, कल आने के पहले रेशियो एनालिसिस चैप्टर में जितने भी ये डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक टर्नओवर रेशियोज हैं उनको एक बार देख कर आना है, ठीक है।
और एक लास्ट फॉर्मूला फॉर द डे, क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय द सप्लायर, एवरेज पेएबल अपॉन एवरेज क्रेडिट परचेजेस पर डे। क्रेडिट परचेज पे ध्यान देना। तो यहां पर मेरा फॉर्मूला होगा 365 बाई क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, 365 बाई क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो मैंने आपको एक एक फॉर्मूला और लिखवा दिया। कल को अगर आपको टर्नओवर रेशियो दिया तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, उससे तुरंत नंबर ऑफ डेज या मंथ्स निकल सकते हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू टुमारो।